सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सर हाउ आर यू? सर वी आर फाइन। आप बताओ। आई एम फाइन बेटा। ये आपको स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बाकी आपके एग्जाम्स 18 से हैं, ये है ना? 18 के बाद या 18 से पहले भी है किसी के? सर 14 से। 14 सर से जो कितने? क्या करना है आप थोड़ा सा रिपीट कर दो। 14 से कितने बच्चों के हैं? सर हमारे तो 18 से हैं। नहीं, 14 से कितने बच्चों के? वो हैंड रेज कर लीजिए। नवदीप, ठीक है। नवदीप, आप अपना ना टाइम टेबल भेजना, मतलब डेट शीट जो आई है। सर मैंने आपको सर सेंड कर दी थी सर फोटो सेंड की थी सर आपने। अच्छा, मैंने नोट सर मेरे 18 से सर मेरे 18 से अच्छा, 18 से हैं। तो आप सभी बच्चे ना जिन्होंने मुझे भेज दिए अपने, सर हमारे भी 18 से हैं। ठीक है, सर जिन हमारे भी 18 से हैं। तो मेरे ठीक भी है, 18 से ही है। ठीक है, आप सभी बच्चे ना अपनी डेट शीट मुझे भेज देना। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से प्लान कर लूंगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम टाइम है ना, हम चाह रहे हैं कि उस टाइम पे आपको वही प्रैक्टिस कराया जाए। जैसे मान लो कल आपका एसएसटी का पेपर है, तो आज जो क्लास होंगी हम उसमें आपकी एसएसटी ही कराएं, ताकि आपको कल फायदा हो जाए। ठीक है, या आपके एसएसटी का रिवीजन कर लें, या कोई रिवीजन का एग्जाम रख लें। ठीक है, इस तरह से करवाएंगे। ठीक है, या आप मतलब कि क्लास ही नहीं लगाना चाहते एग्जाम के टाइम? इसमें भी सर क्लासेस लगेंगी। नहीं, क्लासेस तो हम लगाना चाहते हैं, बट आप मतलब कि कंफर्टेबल हो क्लासेस के साथ की सर एग्जाम के? हम आपको डे शीट भेज देंगे सर, जैसे कि एक को टेस्ट होगा, उसके रिलेटेड भेज दे। ठीक है, और एक चीज और बताइए कि आपके एग्जाम्स खत्म कब हो जाएंगे? सर 5 अक्टूबर। सर 5 5 अक्टूबर। अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर 5 को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इन बिटवीन तो फिर आपका स्कूल में जाना आना नहीं रहेगा है? एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, स्कूल के अंदर होंगे? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। सर ऑफलाइन। स्कूल के अंदर जाके तो ही होंगे ना? ऑफलाइन। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने आपको ना अब चैप्टर 3 तक करा दिया है, और चैप्टर 3 तक ही आपको आएगा। बस जो ग्रुप बी के बच्चे हैं जो ए में आए हैं, उनका चैप्टर 2 थोड़ा सा रहता है, वो मैं मंडे को कराऊंगा, उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास सर लूंगा। मेरा भी 5 अक्टूबर तक ही है ठीक है, ठीक है। तो सर। और जो आप ये क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ना सर, ये मेरी नोटबुक पर किए हुए हैं फेयर पर। कहाँ पे किए हुए हैं? चलो, तो आज ना हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जो आपकी बुक का ही एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 का। तो क्या करना है कि जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊंगा, और आप हैंड रेज करना कि कौन उसका जवाब दे सकता है। उसका जो आंसर है ना, वो हमें 1 या 2 लाइन में ही लिखना है, बट उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो किस तरह से फ्रेम करेंगे वो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ये है कि नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो इसका आंसर क्या आप दे सकते हो? आप हैंड रेज कीजिए, कौन कौन इसका आंसर बता सकता है। अदिति, दिव्यांश, आदि, मनीष, शुभम, रोहानी, सुखमन प्रीत, पवेलदीप कौर। हाँ पवेलदीप, आप जरा बताना कि इसका क्या आंसर होगा। सर कोल पेट्रोलियम। 3 बताने ना, 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। सर 2 ही पता है।
अच्छा, दो ही पता है। चलो, दो को जो पता है उनको भी एक फ्रेम करो ना थोड़ा अच्छे से, मतलब कि एक इफेक्टिव आंसर लगे। आप सिर्फ लिख दोगे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, तो वो तो तीन वर्ड्स हो गए। थोड़ा इफेक्टिव वे में अगर उसको लिखें एक या दो लाइन में, तो कैसे लिखोगे? सर जैसे मेरे कोल लिखा हुआ सोल्ट पेट्रोलियम एंड गोल्ड आर द नहीं, कॉमन सुनो, मिनरल्स एक दैट आर सेकंड, यूज्ड बाय। एक सेकंड ऐसे नहीं बोलना बीच में। थोड़ा पवेलदीप से एक बार पूछ लेते हैं, फिर आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ पवेलदीप, कैसे लिखोगी? coal and petroleum are common minerals which are used in our daily life. विच आर यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह से मतलब कि अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना है। ठीक है, अब अदिति आप जरा तीन के नाम बताओगे, और थोड़ा आप इस जो पवेल ने बताया है उसको और डिफरेंट तरीके से कैसे आप आंसर लिख सकती हो, अदिति? Yes, sir. The हम्म, three common minerals are used every day are salt, coal, and petroleum. ठीक है, आपने फ्रेम थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया अपने लैंग्वेज में, बहुत अच्छा। बट आपने पता क्या, इसमें दो आर यूज कर लिए थे, तो जब एक सेंटेंस में ना दो, हम वो यूज नहीं कर सकते, ये जेम मारना। तो आपने क्या किया, थ्री कॉमन मिनरल्स यू आर यूज बाय इन आवर डेली लाइफ, आर ऐसे करके कुछ बोला था, तो दो बार आर यूज किया था। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय आस एवरी डे आर ऐसे कर सकते हो। या आप बोल सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम एंड फेरस, या जो आयरन है, आर द थ्री कॉमन मिनरल्स विच आर यूज्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ और एवरीडे लाइफ। इस तरह से मतलब फ्रेम कर सकते हो। कोशिश करो कि जब आप आंसर लिखो ना, तो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें से ही आप उठाओ। जैसे इसने बोला नेम एनी थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरी डे, तो आप इसी में से ही उठाओ कि थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय अस इन डे टू डे लाइफ आर। या फिर आप बोल सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम एंड फेरस और नॉन फेरस और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आर द थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय अस इन एवरीडे लाइफ और डे टू डे लाइफ। इस तरह से आप लिखोगे ना, तो आपको आसानी भी रहेगी, और थोड़ा वो जो क्वेश्चन है का जो आंसर है वो इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। तो इसका आंसर कौन देगा, हैंड रेज कीजिए बाकी बच्चे, कौन कौन बता सकते हैं इसका आंसर? चरणजीत, लवीस और सलोनी। सलोनी आप नहीं बता सकती? सेकंड जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। इसका आंसर कौन दे सकता है? आप हैंड रेज कीजिए, शुभम बारिक और लबीश कुमार। तरणबीर सिंह आप बताइए जरा, व्हाट इज एन ओर क्या है? तरणवीर, हाँ तरणवीर बताओ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? तरणवीर, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है मेरी, इस स्लाइड सेकंड क्वेश्चन है ना जो, वो पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। तरविंद कुछ भी बोलो, जितना पता ना उतना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे तो आपको आगे से आएगा, आप बोलोगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सर मुझे आयरन आता ओर है। के बारे में पूछा इन्होंने। नहीं, मैंने पूछा है व्हाट इज एन ओर क्या है, और वेयर आर दी ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। और ये ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा था मैंने, सेकंड क्वेश्चन।
चलो इशिका से पूछते हैं। इशिका, आप जरा इसका बताना कैसे फ्रेम करोगे इसको। इशिका। Okay, sir. Okay, sir. So a हम्म, rock from which a particular mineral can be extracted is called an ore. The हम्म, ores of metallic minerals generally generally located in igneous and metamorphic rocks. ठीक है, ये सेकंड वाला ना, द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली आर लोकेटेड बोलना, ठीक है ना, मतलब कि वो भी यूज करना है आपको हेल्पिंग में। Okay, अब sir. ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए। शुभम बारिक, आप इसको। आंसर सर दोबारा से रिपीट कर दो। हाँ, मैं करता हूँ अभी। शुभम बारिक, एक बार आप इसका जरा आंसर अपनी लैंग्वेज में बताओगे। यस सर। हाँ, पहले सर और इसका आंसर होगा, और को सर बताओ इसका और क्या। आंसर हम्म, rocks from which metals can be taken are known as ores. हम्म, Ores of metallic minerals, sorry, these can generally located in igneous and metamorphic rocks. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, दोनों ने अच्छे से बताया। देखो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया ना कि क्वेश्चन में से ही लाइन उठाओ और उसके साथ उसका आंसर जोड़ दो। व्हाट इज एन ओर, ठीक है। तो ओर क्या है, द रॉक फ्रॉम विच, द रॉक ऑफ ए मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted are called as a ore, ठीक है। where are the ores of metallic minerals generally located, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, the ores of metallic minerals are generally located in igneous and metamorphic rocks, ठीक है। और आप इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि where are the ores of metallic minerals generally located, तो आप इसको लिख सकते हो igneous and metamorphic rocks are the places where ores of metallic minerals are found, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन से ही उठाओगे, कनेक्शन बिठाओगे, मतलब कि उसकी शुरुआत वहां से कोई सेंटेंस लेके आप करोगे, या उसका हाफ सेंटेंस का हाफ पार्ट लेके आप शुरू करोगे या एंड करोगे, तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और कनेक्शन बैठता है, ठीक है। नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके बारे में इसको कौन आंसर करेगा। हैंड रेज ऋषिका से हो गया। दिव्यांश, दिव्यांश आप बताओ जरा इसके बारे में। नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस रिसोर्सेज। The two regions which rich in natural gas are Jaisalmer, Krishna Godavari Delta. हाँ, ये तो है हमारे इंडिया में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन से रीजन्स हैं। दिव्यांश, अगर वर्ल्ड की बात करें तो कौन से हैं। सिर नहीं पता। नहीं सर पता, मैं चलो बताऊं? ठीक है। सुखमन प्रीत, आपको पता है, आप बताओगी। नो सर। अच्छा, शुभम, जिनको पता है वो हैंड रेज कर लीजिए, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। लवीस, आप बताओ जरा। ओके सर। हम्म, The United Kingdoms and the Netherlands are the major producer of natural gas. The natural gas is found in these places. ठीक है, वेरी गुड। और रसिया भी है, नॉर्वे भी है, बट आपसे दो पूछे तो आप दो लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये जो आपके ना जो नेचुरल गैस में आपको पढ़ाया था, तो जो नेचुरल गैस का पैराग्राफ है ना, उसमें पहले दो तीन सेंटेंसेस में तो लिखा है कि नेचुरल गैस क्या होती है, फिर लिखा है कि वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पाई जाती है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले ना, तो थोड़ा सा, जैसे आज मान लो मैंने आपको आपका थर्ड चैप्टर कराया, तो इस क्लास के बाद या तो थोड़ा लेट हो जाती है क्लास, तो आप जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने से पहले सुबह उठ के थोड़ा सा आप पढ़ लो, मतलब कि 5-7 मिनट, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि आपने सर रात को पढ़ा। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
और या फिर जब आप स्कूल से आए तो स्कूल से आने के बाद एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। और देखो एक चीज का ध्यान रखो कि जो ज्योग्राफी है ना या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें ना कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कई बार ये जो कौन से रीजन्स हैं क्या है इनको कई बार हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है भूलना, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हो, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। बट जैसे किसी ने पूछा कि भाई नेचुरल गैस क्या है, तो नेचुरल गैस क्या है उसको अंडरस्टैंड जरूर करना है कि नेचुरल गैस क्या है, कैसे बनती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो ठीक है कई बार भूल जाते हैं। बट आप इनकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इनका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया तो फिर उसको आप भूलोगे नहीं। Okay, चलो sir. नेक्स्ट। Sir, I have a doubt. हाँ सर मुंबई हाई सर हमने सर हमारे एसएसटी है वो हिंदी में है, तो सर हमें वहाँ एक था कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमने वहाँ मुंबई हाई से प्राप्त होती है ये लिखा था। तो सर यहाँ हम मुंबई यूज कर सकते हैं ना? हाँ, बॉम्बे में भी है, महाराष्ट्र में भी, देखो नेचुरल गैस इंडिया में है, महाराष्ट्र में बॉम्बे, सर जैसलमेर, त्रिपुरा में भी है। हाँ राजस्थान में जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, सर चार कृष्णा हैं। गोदावरी। हाँ कृष्ण गोदावरी डेल्टा, तो 4 जगह है, इसमें से आप कोई 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो नेक्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें ये पूछा गया कि विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के लिए देखो आपने पढ़ा मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज, तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई रूरल एरियाज में ये जो एनर्जी सोर्स है ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो रूरल एरियाज में आप क्या सजेस्ट करोगे? आप हैंड रेज कीजिए फिर मैं पूछता हूँ आपसे इस चीज का। हाँ अनमोल आप बताओ, रूरल एरियाज के लिए आप कौन से एनर्जी सोर्स सजेस्ट करोगे? Okay, sir. Sir, for rural areas, solar energy and energy are feasible options. विंड एनर्जी, बट बेटा जैसे कई एरियाज में, रूरल एरियाज में विंड का फ्लो इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो और विंड के अलावा और क्या सजेस्ट कर सकते हो आप? So there are not many high-rise buildings to act as an obstacle for sunlight or to break the movement of wind. करेक्ट, वो ठीक है, सोलर का तो अब बहुत अच्छा है, सोलर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे विंड का कई बार ना विंड का फ्लो रीजन वाइज होता है, तो शहरों के कंपैरिजन में तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं होती है, विंड अच्छा परफॉर्म करेगी, बट कई बार नहीं होती। तो उसके अलावा और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दो सोर्सेज और बताओ तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो रूरल एरियाज के लिए? चलो और कोई बच्चा बता सकता है इन दो के अलावा और क्या सजेस्ट हो यस सकता? सर। हाँ इसी का बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So coal, Yes, so sir. solar energy, biogas, and firewood can be used as source of energy in rural areas. हाँ तो कोल तो यूज हो सकता है, बट जैसे ये आपने बताया ना बायोगैस और फायरवुड, ये दो चीजें ना बहुत कॉमनली अवेलेबल होती हैं गांव के अंदर, और इनमें देखो कोई ज्यादा टेक्निकल और कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी है तो उसमें हमें काफी कॉस्टली पड़ता है, और जैसे आपका विंड एनर्जी है वो भी थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसे बायोगैस है तो अपना जैसे इंजन वगैरह चलाना है, पानी निकालना, तो उसके लिए तो बायोगैस बेटर है, और इल्यूमिनेशन के लिए भी ठीक है। इनफैक्ट पावर जनरेशन के लिए भी बायोगैस बेटर है, कम पैसे में, और कुकिंग वगैरह के लिए भी यूजफुल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पैसा लगा दें तो हम सोलर एनर्जी पे जा सकते हैं, और विंड जो है वो थोड़ा उससे भी कॉस्टली होता है, तो मतलब लाखों में प्रोजेक्ट्स लगते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, ठीक है, वेरी गुड। कोस्टल एरियाज के लिए और क्या क्या हो सकता है? कोस्टल एरियाज के लिए हैंड रेज कीजिए, तो सर नाम मनीष, बताऊं? हाँ मनीष आप बताओ। सर कोस्टल एरियाज के लिए हम विंड एनर्जी और जो tidal एनर्जी है वो गुड चॉइसेस हैं। टाइडल एनर्जी ना? यस सर, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और
ये जो एरिड रीजन्स हैं इनके लिए आप हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बताएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एरिड रीजन्स होते क्या हैं, इसको कौन बताएगा। ऋषिका, सुखमन, मनीष, वाणी, नैतिक, आप जरा एक्सप्लेन करो व्हाट आर एरिड रीजन्स। Sir, the regions which have the scarcity of water are known as एरिड रीजन्स, वेरी गुड, उनको डेजर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन डेजर्टेड और वाटर स्कार्स रीजन और एरिड रीजन्स के लिए कौन से पावर सोर्सेज आप सजेस्ट करोगे, तो आप कौन कौन बता सकते हैं। सुखमन, सलोनी, नवदीप, इनसे तो हो गया, इनके अलावा और कौन बच्चा बता सकता है। आदि, हाँ आदि आप बताओ जरा, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। sir hydel energy. कौन सी। Sir, hydel energy. अच्छा, और हाइडल एनर्जी कैसे हो सकती है बेटा, वहां पे सर तो आपकी पानी, आवाज break हो रही है। उन एरियाज में तो पानी नहीं है। हाइडल का मतलब क्या होता है, हाइडल के लिए तो पानी चाहिए ना, और डेजर्ट्स में तो पानी ही नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। और कोई बताओ, सर और कोई। सोलर नहीं नैतिक, आप ही बताओ, और कोई। नैतिक नहीं, आदि, आदि से पूछ रहा था ना मैं, हाँ आदि आप बताओ जरा, और क्या सजेस्ट कर सकते हो आप। Sir, wind energy. अच्छा, और So can और I? एक सेकेंड, नैतिक, शुभम, शुभम से पूछ लेते हैं। शुभम आप बताओ जरा, क्या सजेस्ट करते हो। सर सोलर विंड एनर्जी। सोलर विंड एनर्जी, ठीक है। नैतिक, आप बताओ जरा, कुछ और ऐड कर सकते हो सोलर और विंड एनर्जी के अलावा डेजर्टेड एरियाज के सर लिए। जियोथर्मल एनर्जी यूज कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड, तो ये तीन अच्छी चॉइसेस हैं आपके एरिड रीजन्स और वाटर स्कार्स रीजन्स के लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा है कि चार में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए characteristic of minerals, they are created by natural process, they have a definite chemical composition, they are inexhaustible, their distribution is uneven। तो इसका आंसर कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। नैतिक, अवनीश, अवनीश हाँ आप बताओ, आपसे नहीं पूछा, अवनीश कौन They सा। are inexhaustible. दे आर इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है ना, ये इसका सही है। तो ये सही क्यों है, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते, जबकि जो आपके मिनरल्स हैं वो फिक्स होते हैं और वो एग्जॉस्टिबल हैं, जितना यूज करोगे उतने जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, तो इसका कौन बता सकता है, हैंड रेज कीजिए। आदि, रोहानी, अदिति, अग्नि, सुखमन, इन सबसे तो हो गया, इनके अलावा कौन बता सकता है बाकी बच्चे। हरमनजोत आप बता सकती हो, हरमनजोत। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मना कर दीजिए, बट आप बोला जरूर करो सभी बच्चे। हरमनजोत, स्मित कौर, स्मित, जसप्रीत, जसप्रीत, Yes, sir. हाँ आपको पता है इसका क्या आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, बोलिविया, चिले, घाना, जिम्बाब्वे। चीन। चिले, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट, ये सही है, इसका चिले ही है इसका आंसर ना।
practices will not conserve LPG in your kitchen. Soaking the dal for some time before cooking it, cooking food in a pressure cooker, keeping the vegetables chopped before lighting the gas for cooking, cooking food in an open pan kept on a low flame. तो इसका कौन सा, ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा बता देगा, तो आप सभी को इसमें हैंड रेज करना चाहिए, बट फिर भी मैं उनसे पूछूंगा। शलोम, आप बताओ जरा इसका क्या आंसर है। शलोम, शलोम। सर फोर्थ का, सर फोर्थ का हाँ 2 मिनट। नहीं, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है, लास्ट का कौन सा। सर, थर्ड सर। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, यस सर। ये सही है, यस सोच लो सर। फिर। और चलो ये तो सही नहीं है, फिर मैं किसी और से पूछता हूँ। इसमें दिव्या, चरणजीत, अनमोल, अमरप्रीत कौर, आप बताओ जरा। अमरप्रीत, अमरप्रीत, आप सभी बच्चे ना, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अ, बोलने की जो आदत है ना उसको खत्म करो, थोड़ा सा भी बोलो, कुछ तो बोलो, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हाँ ना तो बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आता इसलिए तो हम क्लास लगा रहे हैं, आपको ये क्लास इससे आएगा, नहीं आता है तो आएगा और अच्छे से आएगा, उनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, बट आप सब पार्टिसिपेट रहा करो। साइना, 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 आपको मेरी वॉइस आ रही है। सलोनी, 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 आप जरा बताओ इसका Hello? क्या आंसर हो। हाँ हाँ बताओ। Sir, C option. Keep the veggies chopped before the lighting gas for cooking. सर मेरी बारी नहीं आई सर, मैं बताऊं। हाँ नवदीप, जरा आप बताना इसका क्या आंसर होगा। सर इसका आंसर सर डी आएगा सर। कुकिंग फूड इज इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। तो आप ये भी एक्सप्लेन कर दो कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर ये क्यों है, ये जरा बता दो सभी बच्चों को, मुझे भी बता दो, मुझे भी नहीं पता, ऐसा समझो आप। सर उन्होंने सर पूछा है कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। सर उन्होंने सर ये पूछा है कि सर सर किस प्रैक्टिसेस में सर हमें सर एलपीजी सर किचन में नहीं चाहिए, तो सर कंजर्व नहीं चाहिए नहीं, मतलब कि वो उसकी बचत नहीं करेगी। विल नॉट कंजर्व एलपीजी मतलब कि कंजर्व मतलब बचाना, कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो एलपीजी को आपके रसोई घर में नहीं बचाएंगे। तो अब जैसे पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है, आप ये भी बता दो पढ़ के। स्क्रीन शो नहीं सर हो। फर्स्ट है सर हाँ, सोकिंग द सर दाल। इसमें तो सर इसमें तो सर हम एलपीजी सर बचा सकते हैं सर, कंजर्व कर सकते हैं सर फर्स्ट वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में। तो सर second में है सर कुकिंग फूड इज अ प्रेशर कुकर। सर इसमें भी सर हम जो एलपीजी है सर प्रेशर कुकर से सर हम कुकिंग करके सर एलपीजी को सर कंजर्व कर सकते हैं। हाँ वेरी सर गुड। और थर्ड वाले में हाँ थर्ड वाले में। सर थर्ड वाले सर हम वेजिटेबल्स को सर कट करके सर लाइट सर हम गैस पे कुक करके सर इससे भी सर एलपीजी को सर हम कंजर्व कर सकते हैं सर, बट डी वाले से नहीं कर सकते। हाँ उसमें ना आपने जो बोला ना, लाइट लाइट नहीं, मतलब कि जो वेजिटेबल्स है उनको अगर छोटा छोटा काट लें गैस को चलाने से पहले, कुकिंग के लिए गैस को चलाने से पहले, तो वो भी एनर्जी को कंजर्व करेगा। क्योंकि बड़ी सब्जियों को आप अगर करोगे तो टाइम ज्यादा लगता है, तो जो ओपन पैन में करोगे तो डेफिनेटली हाँ उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। तो
वो ही सही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी बच्चों को क्लियर हो गया? जिन बच्चों से मैंने पूछा था और उन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, उनको भी क्लियर हो गया? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, ब्लैक शो हो रहा है, ब्लैक ब्लैक। सभी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही या एक दो बच्चों को नहीं दिख रही? नो सर, हो स्क्रीन इज रही है। विजिबल। सर आप शो बेटा, हो रही है। आपके ना नेटवर्क की दिक्कत है, एग्जिट शो हो करके रही है। फिर से इन कर लो क्लास सर में, उसके ठीक है? ग्लिच होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब ये है आपकी एक्सरसाइज। अब ना आपको रीजंस देने हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। तो जब हम कोई बहुत बड़ा डैम बनाएंगे तो हम कौन कौन से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को केयरफुली देखने की जरूरत है? तो इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा? कौन कौन से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें डैम बनाने से पहले बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा? जसप्रीत आप बताओगे? जसप्रीत, हाँ बताओ जरा, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? डैमिंग ऑफ रिवर मैं बताऊं? इफेक्ट नेचुरल फ्लो। क्या बताओ? Damming of river affects the natural flow of water. Damming also affects the soil erosion, land degradation, and other practices. नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है, मतलब कि जैसे डैम बनाया, मतलब कि आपने बना दिया डैम, अब उसमें पानी भर गया, अब वो पानी इधर उधर फैल जाएगा तो फिर लोगों को दिक्कत होगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं? ये तो एक मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा सर कैन आई? एक सेकेंड, इसी से थोड़ा पूछने की कोशिश करते हैं। जसप्रीत और कुछ सोचो आप कि और क्या हो सकता है। चलो जसप्रीत, मनीष आप बता पाओगे? मनीष, Yes, sir. हाँ बताओ जरा, इसका कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? Deforestation leads to environmental population. हम्म, देखो आपको ना Sir, अभी कोई, अभी आपको ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि जब हम कोई डैम बनाएंगे, जब हम कोई जब कोई डैम बनाएंगे ना, डैम क्या होता है कि जो फ्लोइंग वाटर है या रेन का वाटर है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, ठीक है? कंसंट्रेट कर लिया और उसको फिर कंट्रोल्ड वे में हम उसको टरबाइन चलाने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक डैम बनता है इस तरह से। तो जब ये बनाएंगे हम, तो जो एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम कौन कौन से हैं जिनको हम देखेंगे? तो डी, आपने जो बताया फॉरेस्ट वाला वो ठीक है, फॉरेस्ट को देखेंगे क्योंकि जब डैम बनाएंगे तो ऐसी जगह डैम नहीं बनाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, और तो उस कैन केस में आई क्या सर? होगा कि बहुत सारे प्लांट्स को हमें काटना पड़ेगा। हाँ आप नाम बताया करो केनाई से पहले कि नैतिक बताएगा या सर मन। ऋषिका। हाँ इसी, कैन आई? इशिका आप बताओ जरा, नबी साहब से भी पूछूंगा। ओके सर। सर एक तो सर हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स causes लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। सर एक हो गया हमारा नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द एरिया। तो ये दो पता है। एक तो नेचुरल और मतलब एक तो वाइल्ड लाइफ होगी और ह्यूमन हैबिटेशन हो गया, और दूसरा सर एक ह्यूज डैम्स सर ह्यूज डैम्स कंस्ट्रक्शन causes large scale destruction of the natural। डिस्ट्रक्शन ऑफ। सर सॉरी सर वो वन ही है। अच्छा ठीक है, लवी साहब बताओ जरा इन पॉइंट्स के अलावा। एक तो हो गया डिफोरेस्टेशन वाला, प्लांट्स काटने पड़ेंगे अगर वहां पे फॉरेस्ट हैं, तो हम ऐसी जगह डैम बनाएंगे जहाँ पे प्लांट्स हमें ज्यादा काटने ना पड़े। दूसरा ये हो गया कि वहां पे हैबिटेशन वगैरह ना हो, ठीक है?
और नेचुरल और जो वाइल्ड लाइफ है वो ज्यादा ना हो, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं जिनको देखने की जरूरत है? सर हमारे भी यही पॉइंट थे। आपके भी यही पॉइंट हैं? अच्छा, देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं कि जैसे हमने कोई डैम बनाया, डैम बनाने से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कि अगर हमें ऐसा ऑप्शन है कि हम उस डैम को ऐसी जगह बनाएं जहां से आपकी जो ह्यूमन हैबिटेशन या पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मान लो एक रिवर है, एक रिवर है, उस पे हम 3 जगह डैम बना सकते हैं, और तीनों जगह डैम बनाने से ह्यूमन हैबिटेशन और आपकी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही।